है। हम लोगों ने 2 क्लासें ले ली डॉकर पे, बल्कि 3 हो गई हैं क्लासेस। पहली क्लास में क्लाउड नेटिव का इंट्रोडक्शन हुआ था, बहुत वास्ट किस्म का। उसके बाद फिर लास्ट में सर अमीन ने पार्शली डॉकर पढ़ाना शुरू किया था, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने एक क्लास पढ़ाई डॉकर पे, फिर अमजद सैयद ने एक क्लास पढ़ाई डॉकर पे। सो अब कैसी अंडरस्टैंडिंग है? कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों के पास डॉकर से रिलेटेड? क्वेश्चन ही क्वेश्चन। डॉकर के अलावा सर और कौन सी? अच्छा, इनका सवाल ये है कि हमें इन्हें इतना आ गया कि अपने प्रोजेक्ट को कैसे कंटेनराइज करना है, कंटेनराइज करके कैसे रन करना है, इमेज बिल्ड करना, कंटेनर रन करना, सारी चीज़ें इनको समझ में आ गई। मेन सवाल ये है इनका कि कोई और इनको कैसे अपने जो इमेजेस हैं वो शेयर करेगा और उसको फिर ये लेके अपने पास रन करेंगे, ठीक है। यूजुअली मैंने जो क्लास पढ़ाई थी डॉकर के, उसमें बताया था आप जब डॉकर हब के ऊपर जाते हैं वहाँ पे बहुत सारी इमेजेस हैं और वहाँ पर जो इमेजेस हैं रखी हुई है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इमेज रजिस्ट्री। तो आपको जो आपका क्लाइंट है या आपका जो भी इंसान है जो कि आपको एक्सेस दे रहा है कोड का, तो आपको आपकी जो इमेज रजिस्ट्री है डॉकर की उसका एक्सेस देगा। जैसे हमारे पास होता है ना कि कोई आपको कोड का एक्सेस चाहिए होता है तो आप क्या लेते हैं? गिटहब का एक्सेस लेते हैं। सो डॉकर के केस में आप किस चीज़ का एक्सेस लेंगे? इमेज रजिस्ट्री का। और यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि अपने पास कोड हम लोग किसी की भी ना इमेज रजिस्ट्री का एक्सेस देते नहीं है, क्योंकि डेट इज़ अ क्लोज सोर्स थिंग, उसके अंदर हम लोग ऐसे नहीं देते। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी क्लाइंट होता है ना वो आपको क्या दे देता है? अपने कोड का एक्सेस दे देता है गिटहब रिपोजिटरी का, और साथ में एक डॉकर कंपोज फाइल दे देता है, ठीक है। तो डॉकर कंपोज फाइल के अंदर सारे ENV सारी चीज़ें लोडेड होती हैं। आप जैसे एक कमांड रन करते हैं डॉकर कंपोज हब, सारी इमेज पहले आप सब सारी रिपोजिटरीज को क्लोन करेंगे, डॉकर कंपोज फाइल को प्लेस करेंगे जगह पे, और वहाँ पर डॉकर कंपोज हब की कमांड चलाएंगे, सारी की सारी इमेजेस खुद बिल्ड भी हो जाएंगी और कंटेनर्स रन भी हो जाएंगे। मेन चीज़ क्या है कि भाई क्या हम अपना जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको डॉकर हब के ऊपर डालेंगे। हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि इमेज रजिस्ट्री कहीं पे भी हो सकती है। मैं अपने लोकल सिस्टम के ऊपर भी इमेज रजिस्ट्री बना सकता हूँ। डॉकर हब भी एक इमेज रजिस्ट्री है जो कि बहुत पॉपुलर है। और तीसरी चीज़ क्या होती है कि हमारे पास मल्टीपल जितने भी क्लाउड्स हैं ये सब आपको इमेज रजिस्ट्री की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा आपके केस में कि आपके पास जो भी क्लाइंट जिस भी क्लाउड के ऊपर एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेगा वहाँ पे ही इमेज रजिस्ट्री के अंदर अपनी इमेज को स्टोर भी करेगा, ठीक है। क्योंकि ये सिक्योरिटी से रिलेटेड थिंग होती है कि आपका जो सर्वर का जो क्लस्टर होता है, आप क्लस्टर के बाहर से कोई भी चीज़ जो है वो कॉल नहीं करते, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर लोग अपने जो उनका क्लाउड प्रोवाइडर होता है वहीं पे ही अपनी इमेज रजिस्ट्री रखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? और ज़्यादातर सारी ये जो इमेजेस के ऊपर आप काम कर रहे थे ये प्राइवेट इमेजेस होती हैं, सो डेट्स वाई उसके अंदर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों करते हैं किसी को पता है? डॉकर यूज़ क्यों करते हैं किसी को पता है? सारे ब्लैंक हुए हैं आवाज के साथ। जी बताएं। हाँ, बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में ही रन हो सकती हैं, उसके अलावा रन नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के अंदर भी जाए ना, तो बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जो कि विंटर में उगती हैं, तो बहुत सारी ऐसी हैं कि जो कि समर्स के साइड की प्रोड्यूसेस हैं वो समर्स के अंदर ही होंगी। जैसे गंदम है वो समर्स के अंदर होती है, और बहुत सारी ऐसी होंगी जो विंटर्स की होंगी वो विंटर्स में होती हैं। तो उसके लिए अगर आपके पास उस चीज़ का बीज भी सीड मौजूद भी है और उसको अगर आप वहाँ पर क्या नाम है काश्त करने की कोशिश भी करेंगे तो क्या वो चीज़ उगेगी? क्यों नहीं उग रही वो? इन्वायरमेंट नहीं, क्योंकि उसको एक एनवायरनमेंट की नीड है, एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट की नीड है।
ऐसे ही कार्स के अंदर होता है, बहुत सारी ऐसी कार्स होती हैं जो यूके बेस्ड होती हैं, जो यूके के लिए बनी होती हैं या उस साइड के एनवायरनमेंट के लिए बनी होती हैं। जब उनको पाकिस्तान में लाया जाता है तो उनकी एक मेजर इशू आता है, क्या उनकी एसीज़ की जो परफॉर्मेंस होती है वो वैसी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे गर्मी होती ही नहीं है और यहाँ पे 50 डिग्री होती है। सो ये वो इश्यूज़ हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं। सो हमारी जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको भी इन्वायरमेंट का एक ये वाला इशू होता है। सो डैट इज़ वाई हम लोगों के पास एक डॉकर जैसी सर्विस है जो कि हमें ये वाला काम करके दे रही है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कुबरनेटीज़ है। कुबरनेटीज़ की क्या नीड है, किसी ने ये पढ़ा? हम लोग 3 क्लास से ये चीज़ डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। सर अमीन ने ये वाली चीज़ पिच की थी जब वो उन्होंने क्लाउड नेटिव का इंट्रोडक्शन दिया था, बताया था हमारे पास किस टाइप के टूल्स मौजूद होता है पहले से ही। तो हमारे पास डॉकर हो गया, हमें समझ में आ गया। कुबरनेटीज़ का भी उन्होंने नाम लिया था। 3 हफ्ते हो चुके हैं, किसी ने खोल के पढ़ा कि भाई कुबरनेटीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? स्केलेबिलिटी के लिए, और स्केलेबिलिटी के लिए, स्केल करने के लिए। और कोई बता सकता है? यही समझ बस 2 बंदों को पता है, 2 बंदों ने खोला था 3 हफ्तों के अंदर। सही है। अच्छा देखें, इस चीज़ को ना ऐसे देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं कुबरनेटीज़ का। कुबरनेटीज़ के अंदर देखें एक चीज़ हम लोगों ने देख ली, हम जो है ना लेयर बाय लेयर जा रहे हैं एक तरीके से। हम लोगों ने सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर देख ली, हमने एप्लीकेशन डेवलप कर लिया, ठीक है, कोड लिख लिया। डेवलपर का यूजुअली पहले जो है ना बहुत सारे मल्टीपल रोल्स होते थे, अब तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना आइसोलेट होके जो है ना एक मेजर रोल बनता जा रहा है कि उसके अंदर क्या होता है कि वो डेवलपर जो होता है वही बनाता है, वही डिप्लॉय भी करता है, फिर वही जो है ना डेवऑप्स वाले ये जो रोल्स हैं ना ये सारे के सारे जंबल अप हो गए, एक ही रोल के अंदर कन्वर्ट होते जा रहे हैं। बट पहले क्या होता था, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होता था। सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या काम था, वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे देता था, उसका काम वहाँ पे ख़त्म है। उसके बाद जो नेक्स्ट काम आता है ना वो आता है डेवऑप्स इंजीनियर का। डेवऑप्स इंजीनियर क्या करता है, सबसे पहले उस प्रोजेक्ट को क्या करेगा, कंटेनराइज करेगा। कंटेनराइज करने के बाद उसके बाद क्या वो प्रोजेक्ट अब एबल है कि किसी को भी शेयर किया जा सके? वो एबल तो है, लेकिन अब उसको कहीं ना कहीं पे हमें होस्ट करना पड़ेगा। अब होस्टिंग के लिए यूजुअली लोगों के ध्यान में आता है ना कि भाई होस्टिंग घर पे कर देते हैं। बट ये जो आपके पास होस्टिंग्स होती हैं इनके पास इतनी बैंडविड्थ नहीं होती। बैंडविड्थ से मुराद ये है कि आपने देखा होगा जब भी इंटर का रिजल्ट आता है इंटर बोर्ड की वेबसाइट डाउन हो जाती है, ऐसा होता है ना। जुम्मे के बाद किसी भी बैंक का सर्वर नहीं चल रहा होता, क्योंकि यूजुअली लोग जुम्मे के बाद ही ज़्यादातर लोग जाते हैं, वो किसी भी बैंक का सर्वर नहीं चल रहा होता, सबके सर्वर डाउन होते हैं। कोई भी हमारे पास कोई भी बड़ी चीज़ आ जाए, कोई भी बड़ा इवेंट हो जाए, सारी वेबसाइट्स डाउन हो जाती हैं। क्या मसला आ जाता है, ठीक है, मसला ये आ जाता है कि उनके पास इतनी बैंडविड्थ ही नहीं है। बैंडविड्थ से मुराद ये है कि एक जो मेरा सिस्टम है इसके अंदर कितनी रैम है। एक मिसाल है, मेरे सिस्टम में 16 GB ऑफ रैम है, ठीक है। अब जब मेरे लैपटॉप के अंदर 16 GB ऑफ रैम है, अब इससे ज़्यादा की मैं यूटिलाइजेशन करने की तरफ जाऊँगा तो क्या होगा, हैंग हो जाएगा। उसी को ही हम क्या कहते हैं कि सर्वर डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है नहीं, और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हमें इंश्योर करनी है कि उसके पास हमेशा हो, ताकि हमारा जो भी यूज़र आए उसको कोई भी वेट ना करना पड़े, और क्या उसको कोई भी यूएक्स के क्या नाम है बैड एक्सपीरियंस फेस ना करने पड़े। क्लियर है? अब इसके लिए अब हमें तो ये चीज़ पता ही नहीं है ना कि जब हम एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे हैं तो उसके ऊपर कितना ट्रैफिक आएगा। क्या आप लोगों को ये, भाई हमें तो ये राइट नाउ तो नहीं पता ना, बट हम लोग क्या करते हैं, हमें इतना पता होता है कि हमारी जो एप्लीकेशन है ना, जो हमने ये एप्लीकेशन डिज़ाइन की है, ये जो एप्लीकेशन बनाई है, तो अब जब हम मार्केट के अंदर इसको सेल करने के लिए जा रहे हैं तो हम एक अप्रॉक्सीमेट बजट रखते हैं कि हाँ भाई हमारी एप्लीकेशन जो है इसके ऊपर इतना लोड आ सकता है, ठीक है। जब गवर्नर हाउस का जो प्रोग्राम की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी शुरू की थी तो उसको उसी तरीके से बनाया था कि हमें पता था कि भाई मिलियंस ऑफ ट्रैफिक आएगा, तो हम लोग उसको उसी तरीके से डिज़ाइन करते हैं, और आया भी था ट्रैफिक, ठीक है। सो जब हम इसके अंदर आगे गए,
अब इसके अंदर क्या है कि अब हम जब ये चीज़ देख ली ना हमने कि ये एप्लीकेशन हमने डिज़ाइन कर ली है, अब आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक मिसाल है कि आज जब मैं मार्केट में जा रहा हूँ तो मैं ये नहीं देखूंगा कि भाई मेरे जो क्लाउड रिसोर्सेज हैं मैं इतने क्लाउड रिसोर्सेज को हायर करूँ कि भाई जो कि मिलियंस ऑफ यूजर्स को हैंडल कर सकें। हम लोग ये वाला काम नहीं करते, हम लोग उसको एक अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा लगाते हैं और उसके हिसाब से लेट्स से कि भाई हमारे पास 1000 यूजर्स को केटर करने के लिए कितनी रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारा अप्रॉक्सीमेशन 1000 का है, हमने सोचा कि भाई 2000 यूजर को हम केटर कर सकें जिस भी पॉइंट के ऊपर, तो इतनी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हो। क्लियर है? अच्छा, कुबरनेटीज को अगर हम आसान अल्फाज में बात करें ना, तो कुबरनेटीज एक तरीके से क्लाउड का ना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वो कैसे कि भाई हमारे पास ज़रूरी थोड़ी है कि आपके जो अमेज़ॉन का सर्वर है, ठीक है, अमेज़ॉन का जो सर्वर है वो अमेरिका में भी है, वहाँ पे मल्टीपल जगहों पे यूएस ईस्ट 1 वर्जीनिया के अंदर भी है, तो वो वाशिंगटन डीसी में भी है, उसके बाद वो क्या नाम है यूरोप के अंदर फ्रैंकफर्ट में भी है, तो यूरोप के अंदर जर्मनी में भी है, फ्रांस में भी है, एशिया के अंदर आ जाते हैं तो मल्टीपल जगहों पे है। कहाँ कहाँ पे है भाई? इसराइल के अंदर भी है, मुंबई में भी है, मलेशिया में भी है, सिंगापुर में भी है। तो ये आप देख रहे हैं कि मल्टीपल जगहों के ऊपर क्लाउड रिसोर्सेज लगी हुई हैं, ठीक है। हार्डवेयर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितनी जगहों पे फैला हुआ है, आप लोगों ने ये चीज़ नोट की होगी, ठीक है। अब इस सबको मैनेज कर रहे हैं वो किस तरीके से? ये भी एक तरीका है ना कि भाई एक चीज़ को देखा जा रहा है कि हमारे पास जो क्लाउड के इतने मल्टीपल सर्वर्स हैं, तो इन सब को मिलाकर उन्होंने ना एक चीज़ फॉर्म की है, उसको कहते हैं क्लस्टर। क्लस्टरिंग का कौन सा? क्लस्टरिंग एक टर्म है जिसके अंदर जिसको कहा जाता है कि मल्टीपल चीज़ों को मिला के एक चीज़ की तश्कील करना, ठीक है। कि एक मिसाल है, हमने बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को मिला के टीम बना दी, तो उसको हम एक क्लस्टर ऑफ स्टूडेंट कह सकते हैं। तो क्लाउड के अंदर जो क्या होता है, मल्टीपल सर्वर का ना एक क्लस्टर मौजूद होता है हमारे पास, ठीक है। अब उस क्लस्टर की मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुबरनेटीज को यूज़ करते हैं। और कुबरनेटीज हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करता है कि भाई बहुत ज़्यादा मैनेज्ड है, कि आपके पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, ऑटो स्केलिंग वगैरह सारी चीज़ें, ये बहुत आसान है। इनिशियली ये बनाया था गूगल ने अपने इंटरनल यूज़ के लिए, फिर बाद में इसको जो है ओपन सोर्स कर दिया था, और नाउ इसको जो मैनेज करता है वो CNCF है, क्लाउड नेटिव फाउंडेशन, जो कि इसको मैनेज करती है और इसकी सारी की सारी जितनी भी न्यू अपडेट्स आ रही हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है। CNF है या CNCF है, देख लीजिएगा, ठीक है। CNCF ही है मेरे ख्याल से, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन, CNCF है ना, सही है। और इसकी जो सर्टिफिकेशन वगैरह भी है, CCAD की एक सर्टिफिकेशन होती है, सर्टिफाइड कुबरनेटीज एप्लीकेशन डेवलपर, ये भी CNCF देता है। और CKA भी होती है, क्लाउड सर्टिफाइड कुबरनेटीज एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी CNCF देता है। और कुबरनेटीज से रिलेटेड और भी 3-4 सर्टिफिकेशन है। बट हमारा जो फोकस होगा आज ये कोर्स के बाद, हमारी कोशिश होगी कि हम CCAD को इम्प्लीमेंट कर सकें, को अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है, हम इस एबल बन जाए। अच्छा, इतना क्लियर हो गया कुबरनेटीज की रिक्वायरमेंट हमें क्यों है। कुबरनेटीज को अगर हम आसान अल्फाज में भी अगर बात करें ना, तो कुबरनेटीज जो है एक मैनेजर का रोल अदा करता है अक्रॉस दी होल क्लाउड प्लेटफॉर्म जो आपने क्लस्टर बनाया है उसके अंदर, ठीक है। कुबरनेटीज का काम क्या होगा, जब भी उसके पास कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो एक वोकैबुलरी याद कर लें, उसने क्या करना है, एक पॉड के अंदर उस रिक्वेस्ट को कनेक्ट करना है। पॉड क्या होता है, जैसे हमने डॉकर का अपने अंदर हमने पढ़ा था कि डॉकर के अंदर एक यूनिट होता है कंटेनर का। कुबरनेटीज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उस कंटेनर को एक पॉड के अंदर जो है इनक्लोज कर देते हैं, पैक कर देते हैं, और उस पॉड को फिर डिप्लॉय कर देते हैं। तो कुबरनेटीज ने क्या किया कि भाई वो डॉकर के जो कंटेनर है उसको अडॉप्ट कर या उसको बना था अपने पास। उन्होंने क्या किया कि कंटेनर रन टाइम को लिया और एक पॉड के अंदर पैकेज कर दिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या करना है कि कुबरनेटीज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉड के अंदर या कंटेनर के अंदर क्या चल रहा है, उसको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। उसको क्या फर्क पड़ता है कि भाई मुझे इस पॉड को डिप्लॉय करना है और इस पॉड को मैनेज करना है। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अच्छा नहीं हुआ, दोबारा बता दूँ।
ये भाई कुबरनेटीज का काम क्या है? कुबरनेटीज का काम ये है कि हमें दो तरीके हैं, ठीक है, दो चीज़ें होंगी, या तो आप कोई चीज़ डिप्लॉय कर रहे हैं या तो कोई एक्सटर्नल ट्रैफिक आपकी एप्लीकेशन के अंदर आ रही है। जब आप कोई चीज़ डिप्लॉय कर रहे हैं तो कुबरनेटीज का ये काम है कि उसको डिप्लॉय करेगा। आपने वो डॉकर की जो इमेज है ना वो बनाकर उसको दे देनी है कुबरनेटीज को, और कुबरनेटीज का ये पूरा काम जितना भी है ना, और कुबरनेटीज को एक कॉन्फ़िग फाइल देनी है आपको कि आपने एक पॉड बनाना है और पॉड के अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। जैसे मैं डॉकर फाइल बनाई थी ना, याद होगा आपको, डॉकर फाइल के अंदर हमने क्या किया था कि उस पॉड से कंटेनर से रिलेटेड हमने सारी चीज़ें बताई कि एप्लीकेशन को किस किस चीज़ की ज़रूरत है। क्लियर है यहाँ तक? जब हम कोई पॉड बनाते हैं तो पॉड बनाने के लिए कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी पड़ेगी ना, उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें उस पॉड से रिलेटेड जितनी भी हमारे पास मेटा डेटा है वो सारी की सारी चीज़ें हमें उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि भाई इसको किस तरीके से चलाना है, इसको कितनी रिसोर्सेज की ज़रूरत है। ठीक है, ज़रूरी एक मिसाल है कि हमारे पास एक डॉकर जब हमने इंस्टॉल किया था तो उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रैम और एक स्टोरेज आपके लैपटॉप के अंदर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो जब भी हम उसको डिप्लॉय करेंगे तो कुबरनेटीज को ये बताएंगे कि इसको ऐसी जगह पर डिप्लॉय करो जहाँ पर ये रिसोर्सेज अवेलेबल हो। ठीक है, या तो इसको ऐसी एक मिसाल है कि हम कोई ऐसा डेटाबेस, जैसे एक रेडिस के नाम से एक डेटाबेस होता है जो कि आपकी रैम के ऊपर चलता है। ठीक है, नॉर्मल डेटाबेसेस कहाँ पे चलते हैं? हार्ड ड्राइव के अंदर चलते हैं। वो क्या चलता है? रैम के अंदर चलता है, क्योंकि वो एक की वैल्यू डेटाबेस है और बहुत फास्ट होता है, कैशिंग के लिए यूज़ करते हैं हम। तो हम कुबरनेटीज को ये बताएंगे कि रेडिस डेटाबेस का जो कंटेनर आप डिप्लॉय करने जा रहे हो ना, जैसे पहले पोस्टग्रेस का किया था उसको आपने हार्ड ड्राइव पे कर दिया, इसको उठाकर रैम पे कर दो। ठीक है, तो वो सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस कैसे मेंशन करते हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। मेन चीज़ क्या है, सबसे पहले हमें क्या चीज़ देखनी है कि भाई कुबरनेटीज का आर्किटेक्चर क्या है, कुबरनेटीज चीज़ों को मैनेज कैसे करता है। क्लियर है यहाँ तक? अब आर्किटेक्चर ना बहुत ज़्यादा इन डेप्थ है। ठीक है, एक एक कंपोनेंट को उठाएंगे ना तो उसके अंदर भी मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। सो हम लोगों ने क्या कोशिश की है कि आज की क्लास में हम आपको होलिस्टिक वे के अंदर एक बता दें कि भाई एक कंपोनेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और जब भी उसके बाद कोई भी टास्क आएगा तो वो उसको कैसे परफॉर्म करके एंड के ऊपर डिप्लॉयमेंट तक अप्रोच करेगा। ठीक है, अगर आपको इतना भी समझ में आ जाता है ना बिगिनर लेवल के ऊपर, तो उसके बाद आप आसानी से अपना काम कर सकेंगे। और अगर आप इतना समझ लेते हैं तो आप किसी को भी इंटरव्यू अगर बिगिनर लेवल के ऊपर दे रहे हैं तो वो बहुत ईजी होगा आपके लिए डीप डाइव करने के लिए कुबरनेटीज के अंदर। क्लियर है? कुबरनेटीज इटसेल्फ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कि हम 6 या 8 महीने का एक कोर्स उसके ऊपर अलग से लॉन्च कर सकते हैं कि भाई मतलब ये इतनी इन डेप्थ चीज़ है। सो हमें क्या करना है, हमें एक गेट स्टार्टेड चाहिए कुबरनेटीज के ऊपर कि भाई हम उसके ऊपर काम करना तो शुरू करें। एक मिसाल प्रोग्रामिंग के अंदर हमने क्या किया था, अगर हम वेब डेवलपमेंट को उठाकर देखें ओवरऑल तो कितना लंबा लेंथी टॉपिक है। वेब डेवलपमेंट ही अगर नॉर्मली उठाएं तो कितना लेंथी टॉपिक है। बट हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले ना हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए था कि इसके अंदर ना हमारा हैंड्स ऑन हो जाए किसी तरीके से। हम इसके अंदर एंट्री तो लें, कोई एंट्री पॉइंट तो बनाएं। हमने क्या किया, टाइपस्क्रिप्ट सीख ली। टाइपस्क्रिप्ट के बाद फिर हम जो है ना आगे बढ़े, हमने नेक्स्ट.जेएस सीख ली। नेक्स्ट.जेएस से पहले टेलमेंट वगैरह सीखी, नेक्स्ट.जेएस के अंदर ही टेलमेंट सीख ली। इस तरीके से करते करते हम लोग आगे अप्रोच करते हुए गए। तो अब हमारी कोशिश ये होगी कि हम एक अच्छा हैंड्स ऑन करें, ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ही बेसिक हो। उसके अंदर ये है कि जो सीकैट की जो आपकी सर्टिफिकेशन है हम वो उसको निकाल लें। बाकी यह है कि आप आगे मज़ीद जब घुसते जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी और बहुत ज़्यादा अच्छा एक चीज़ हो जाएगी। किसी का कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? बात पूछे। जी, सर्वर मतलब समझा नहीं मैं आपकी बात। आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि सर्वर क्या क्लाउड पूछना चाह रहे हैं कि AWS होगा, गूगल होगा? सो ये क्लस्टर हम जहाँ पर डिफाइन करेंगे ना ये वहीं भी करके देगा आपको। डैट कैन बी AWS, GCP, और आपके पास कौन सा है, अलीबाबा का क्लाउड हो सकता है। नहीं तो मैं ये दोनों लैपटॉप को बना के क्लस्टर बना सकता हूँ। ठीक है, तो हम ये क्लस्टरिंग नहीं सीख रहे हैं, क्लस्टर कैसे बनाते हैं। जब हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जाएंगे, सीकैट की एप्लीकेशन जो आपकी सर्टिफिकेशन है उसके अंदर क्लस्टरिंग कैसे होती है, सारी चीज़ें आपको नहीं करनी होती। आपको एक क्लस्टर मिलता है, क्लस्टर के अंदर कुबरनेटीज डिप्लॉयमेंट कैसे होती है वो आपका काम होता है।
ना कि कुबरनेटीज का क्लस्टर बना के डिप्लॉय करना, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास डॉकर डेस्कटॉप अवेलेबल है हमारे सिस्टम्स के ऊपर, उसके अंदर हमारे पास कुबरनेटीज से रिलेटेड एक वो मॉड्यूल अवेलेबल है पहले से। आप उसको टर्न ऑन करेंगे, आपका कुबरनेटीज का लोकल क्लस्टर चल पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और किसी का कोई सवाल? जी, कुबरनेटीज का डॉकर से ताल्लुक है। कुबरनेटीज बेसिकली क्या करता है कि डॉकर का अगर हम आसान अल्फाज के साथ नाम लेना और ज़्यादा अगर हम हॉलिस्टिक जाएं, ऊपर से अगर देखने की कोशिश करें, डॉकर को हम एक कंटेनर रन टाइम का नाम लेते हैं, ठीक है। सो कुबरनेटीज के अंदर भी हम कंटेनर रन टाइम यूज़ करते हैं। बाय डिफॉल्ट के ऊपर कंटेनर डी के नाम से एक रन टाइम होता है जो कुबरनेटीज यूज़ करता है, विच इज़ आइडेंटिकल टू डॉकर, और उसके अंदर और मल्टीपल फीचर्स भी हैं और सेम डॉकर फाइल से की तरीके की उसकी फाइल होती है। बट आप जो है उसको डॉकर भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर कोई मसला नहीं है। क्लियर है? सो वो जो पॉड की जो मैंने बात की थी, पॉड के अंदर हमारे कंटेनर्स ही होते हैं, डॉकर के कंटेनर्स ही होंगे उसके अंदर। सो वो हमारी जो आइसोलेशन वाली जो बात थी जो हमने डॉकर को लेके की थी, तो वो हमारी वैसी ही है, और हम डॉकर के कंटेनर को कुबरनेटीज का पॉड बनाएंगे और पॉड बना के कुबरनेटीज के क्लस्टर में डिप्लॉय करेंगे। आसान अल्फाज में 3 स्टेप प्रोसेस होगा ये। जी, ऐसे ही होगा। और किसी का कोई सवाल? स्क्रीन विजिबल है सबको? अच्छा, कुबरनेटीज के अंदर ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। जो मोस्टली कॉल्ड चीज़ें हैं ना, वो एक होती है हमारे पास कंट्रोल प्लेन, और दूसरे होते हैं हमारे पास वर्कर नोड्स, ठीक है। कंट्रोल प्लेन का क्या काम होता है? कंट्रोल प्लेन के अंदर जितनी भी कुबरनेटीज से रिलेटेड चीज़ें हैं, सारी की सारी डिप्लॉयमेंट मैनेजमेंट है, वो कुबरनेटीज किस चीज़ के थ्रू हैंडल करता है? कंट्रोल प्लेन के थ्रू। और वर्कर नोड के अंदर क्या होता है? वर्कर नोड के अंदर हम सारे के सारे पॉड्स की डिप्लॉयमेंट करते हैं कि भाई वहाँ पर पॉड्स रन हो रहे होते हैं, और वहीं पे ही जाकर हमारी एप्लीकेशन के अंदर यूज़र कनेक्शन बिल्ड करता है और वहाँ पर जाकर अपनी एप्लीकेशन को यूज़ करता है। क्लियर है? सो अगर हम यूज़र के पर्सपेक्टिव से भी देखें ना, अगर मैं किसी एप्लीकेशन के ऊपर जा रहा हूँ, किसी बैंकिंग एप्लीकेशन के ऊपर, और वहाँ पर जाकर मैं उनकी एक वेबसाइट को खोलता हूँ, तो हमारी रिक्वेस्ट राउट होती है डायरेक्ट कंट्रोल प्लेन पे, फिर वो उसको कहाँ पे राउट करता है? किसी ना किसी वर्कर नोड के ऊपर उसको राउट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंट्रोल प्लेन को समझते हैं कि कंट्रोल प्लेन क्या चीज़ है, और उसके बाद हम वर्कर नोड के ऊपर जाएंगे और फिर हम ये देखेंगे कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये कैसे वर्क कर रही होती है आपस में। जी, लाइट्स बंद करवा दें। नहीं हो सकती, वो कह रहे हैं एडमिन वाले। कल बारिश हुई है ना, तो इसलिए लाइटें जो है वर्क नहीं कर रही हैं, तो इसलिए वाली जलाई है रोशनी के लिए। और अभी आप लोगों के पास वाइड स्क्रीन चल रही है, इसलिए जो है आप लोगों को आंखों में चुभ रही है, वरना लाइट तो इससे पहले भी जल रही थी, तो अभी हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है। सो अब हम देखते हैं सबसे पहले हमारी कंट्रोल प्लेन जो होती है, कंट्रोल प्लेन के अंदर कौन कौन से हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं। किसी ने देखा है भाई कंट्रोल प्लेन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? किसी ने कुछ पढ़ा था जाके? देखिए भाई, कंट्रोल प्लेन जो हमारी है ना, कंट्रोल प्लेन के अंदर हमारे पास ना 4 कंपोनेंट्स होते हैं। और ये आ गया हमारा 4th वन। ठीक है। अच्छा भाई, सबसे पहला कौन सा होता है?
अच्छा, पहला कंपोनेंट हमारा क्या हो गया? एपीआई सर्वर जो है ना हमारा बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट होता है इसके अंदर, जिसका जो काम है ना सबसे ज़्यादा काम जो है वो यही कर रहा होता है। क्या होता है, कोई भी आपकी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी आप डिप्लॉयमेंट इनिशिएट करते हैं वो कहाँ से इनिशिएट होती है? एपीआई सर्वर से। एपीआई सर्वर इस चीज़ से क्या करता है कि भाई आपने बोला अभी जैसे आप सबको ये सब क्लियर हो गया भाई पॉड क्या चीज़ होती है, क्योंकि आगे चल के इसको बहुत एक्सटेंसिवली हम लोग यूज़ कर रहे होंगे। समझ लें डॉकर के कंटेनर की बात हो रही है, अगर कोई भी क्या नाम है पॉड की बात हो रही है, समझ लें कंटेनर की बात हो रही है। सो एपीआई सर्वर का एक काम है, जो भी आपके पास डिप्लॉयमेंट आएगी वो इसी के ही थ्रू आएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होती है? एक सेकंड, इसको हम ना एक ही दफ़ा करते हैं फिर लिखते रहेंगे। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होती है? हमारे पास एक की वैल्यू डेटाबेस होता है, उसका नाम होता है ETCD। ETCD का क्या काम होता है? ETCD के अंदर जितनी भी हमारा जो क्लस्टर है कुबरनेटिस का, उससे रिलेटेड जितनी भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन है कि भाई इसके अंदर कितने पॉड्स चल रहे हैं, पॉड्स की हेल्थ क्या है, आपके पास जितने भी वर्कर नोड्स हैं, वर्कर नोड्स के अंदर कितनी आपकी जो मेमोरीज हैं, एक मिसाल है CPU कितने लगे हुए हैं और CPU यूटिलाइज कितने हुए हुए हैं, ठीक है। ये जितना भी डेटा होता है ना ये सारा का सारा ETCD के अंदर मौजूद होता है। तो सबसे पहले जब भी कोई भी डिप्लॉयमेंट इनिशिएट होती है तो जो भी हमारे पास प्रोसेस स्टार्ट होता है, सबसे पहले आता है एपीआई सर्वर के पास। एपीआई सर्वर उसके ऊपर क्या करता है, एक आपके जो पॉड्स होते हैं डायरेक्टली वो पॉड्स को डिप्लॉय नहीं करता कहीं पे भी, वो क्या करता है पॉड्स के कुछ ऑब्जेक्ट्स बना देता है की वैल्यू पेयर के फॉर्म में, ठीक है, और उनको कहाँ पे स्टोर कर देता है? हमारे ETCD के अंदर। ETCD जैसे हमने समझ लिया, ETCD जो है हमारा क्या है, एक की वैल्यू स्टोर है, एक डेटाबेस समझ लें आप किस चीज़ का, कुबरनेटिस क्लस्टर की मैनेजमेंट का। हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो भी चीज़ें होती है, जो भी डेटा होता है हमारा, हम कहाँ पे स्टोर करते हैं? किसी ना किसी डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं कि भाई चाहे वो आपकी यूज़र की ऑथेंटिकेशन का डेटा हो, किसी भी चीज़ का डेटा हो। क्लियर है? तो हमारे पास क्या चीज़ हो रही है, ETCD के अंदर हमने क्या किया, कुबरनेटिस का जो क्लस्टर है उसके अंदर जो मैनेजमेंट सारी हो रही है ना, वो भी कोई ना कोई संभाल रहा होगा ना। एक मिसाल इसकी ऐसे ले लेते हैं कि भाई सबवे का नाम आप लोगों ने सुना होगा, दुनिया में 50,000 फ्रेंचाइजेज हैं उनकी, 50,000 फ्रेंचाइजेज हैं, तो 50,000 लोकेशंस, डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर होंगी। ये डेटा कहाँ पे सेव हुआ होगा? कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को कहीं ना कहीं डेटाबेस में सेव किया होगा ना। अगर वो डेटाबेस उड़ जाए तो उनका तो सारा डेटा गया ना कि भाई कहाँ है सारी की सारी फ्रेंचाइजेज हमारी, वो तो लॉस हो जाएगा सारा डेटा। तो इसी तरीके से कुबरनेटिस भी इस चीज़ को सेंट्रली मैनेज करता है ETCD के थ्रू, कि जो भी हमारी एप्लीकेशन के अंदर एक्टिविटी चल रही है उसका कोई ना कोई लॉग जनरेट हो रहा है तो वो भी ETCD में सेव है। आपने कोई पॉड की डिप्लॉयमेंट की तो वो भी ETCD के अंदर है। आपने कोई रेप्लिका सेट डिप्लॉय किया तो वो भी ETCD के अंदर है। आपने कोई डिप्लॉयमेंट इनिशिएट किया, डिप्लॉयमेंट एक यूनिट होता है, एक कंपोनेंट होता है कुबरनेटिस का, वो भी हम आगे जाके जब इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे वो देखेंगे, तो उसकी भी सारी की सारी चीज़ें ETCD के अंदर एटलीस्ट आकर सेव होती हैं। और फिर आगे इनिशिएशन होती है कि भाई इस चीज़ को आगे कैसे मूव फॉरवर्ड किया जाए। क्लियर हो गया? एपीआई सर्वर ने क्या किया, उसके पास एक रिक्वेस्ट आई कि भाई एक पॉड डिप्लॉय कर दो। हम पॉड के ऊपर बात करेंगे, फिर जब आगे हम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जाएंगे तो हम देखेंगे कि भाई ये रेप्लिका सेट क्या है, जैसे मैंने बात की सर्विसेज क्या हैं, डिप्लॉयमेंट्स क्या हैं, और जितनी भी डिफरेंट चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्या है, क्रॉन जॉब्स क्या हैं, जॉब्स वाले पॉड्स क्या होते हैं और नॉर्मल पॉड्स कौन से होते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे। राइट नाउ इसको आसान रखने के लिए हम एक पॉड की एग्जाम्पल लेके चलते हैं। पॉड की एक रिक्वेस्ट डिप्लॉय करने की रिक्वेस्ट है कुबरनेटिस के पास, तो सबसे पहले कहाँ जाएगी, कंट्रोल प्लेन में। कंट्रोल प्लेन के कौन से कंपोनेंट के पास, ETCD एपीआई सर्वर के पास। एपीआई सर्वर ने क्या चीज़ की, उसके पॉड सबसे पहले तो उसने देखा भाई ये डिप्लॉय कौन करना चाह रहा है, तो उसने अपने ही तौर पे ना ऑथराइजेशन वगैरह सारी चीज़ें करके देख ली कि हाँ भाई ये जो बंदा इसके अंदर डिप्लॉयमेंट कर रहा है ये ऑथराइज बंदा है, इसको करने देनी चाहिए हमें। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसने की हैं, एपीआई सर्वर ने। लास्ट स्टेप जो हमारे जिसके अंदर हम इंटरेस्टेड हैं वो कौन सा है,
ETC पॉड बनाना है भाई, पॉड बनाकर रन करना है। क्लियर है? तो वो पॉड बनाकर रन करने के लिए एपीआई सर्वर ने क्या किया, उसको ETCD के अंदर उसके ना ऑब्जेक्ट्स बनाकर रख दिए। क्लियर हो गया? बट क्या हमारा पॉड बन गया है? नो हमारा पॉड अभी तक नहीं बना है। अभी क्या हुआ है कि अभी जो हम कंट्रोल प्लेन के ऊपर बात करें, हम लास्ट के अंदर इसकी पूरी एक साइकिल देखेंगे, लेकिन अब इसके लिए हमें हमारे जो इन पॉड के ऑब्जेक्ट से जो मेन पॉड की सर्विस की तरफ, वर्कर नोड की तरफ जो चीज़ डायरेक्ट करती है वो कहलाती है हमारा स्केजुलर। ठीक है? स्केजुलर का क्या काम है? स्केजुलर जो है बेसिकली क्या चीज़ करता है, इसका सिंपल सा काम है, ये ना ETCD को बैठ के ना देखता रहता है और उसके ना जो भी उसको चेंज डिटेक्ट होता है ना वो उसको गेट करता है कि अच्छा भाई पॉड के ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं, अब इसको क्या करना है कि भाई इसको वर्कर नोड की तरफ भेजना है कि भाई पॉड बनाकर डिप्लॉय कर दो। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हमने क्या देखा, एपीआई सर्वर के पास रिक्वेस्ट है कि भाई पॉड बना दो। पॉड की कॉन्फ़िगरेशन हम एक फाइल के अंदर डाल के कुबरनेटिस को देंगे, कंट्रोल प्लेन के अंदर वो एपीआई सर्वर को बोलेगा भाई आपने जो है इसका एक पॉड बनाना है। जैसे हम किसी भी ऑफिस के अंदर जाते हैं, सो हमारे पास एक फ्रंट डेस्क होती है, देखा होगा आपने। तो सबसे पहले अब कोई भी काम आपने करना है ना तो वो उस फ्रंट डेस्क के थ्रू ही होता है, भले पीछे कोई भी कुछ भी कर रहा हो। ठीक है? आप बैंक के अंदर जाते हैं, बैंक के अंदर सामने ना काउंटर बने होते हैं छोटे छोटे। अब वहां पर क्या होता है, भाई आप कैशियर के पास गए, भाई मुझे पैसे निकालने हैं, भाई 20,000 रुपये निकाल के दे दो मेरे अकाउंट से। सबसे पहले क्या करेगा वो कैशियर, आपसे चेक देंगे आप उसको कि भाई आपसे चेक लेगा, आपका जो आपने साइन किया होगा उसके ऊपर। सबसे पहले वो उसको चीज़ को वेरीफाई करेगा, क्या ये जो चेक है ये कोई ओरिजिनल चेक है, ये काउंटरफीट चेक तो नहीं है, क्या ये जिस बंदे ने साइन किए हैं इस चेक को क्या ये ऑथराइज सिग्नेटरी है कि नहीं है, वो चेक होगा। उसके बाद क्या चेक होगा कि साइन मैच भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। पता चले कि मेरे साइन से हमदा भाई ने करके चेक जमा करा दिया। सही है? तो ये सारी की सारी चीजें हो रही, तो एपीआई सर्वर भी हमारे पास यही चीज कर रहा होता है। उसके बाद क्या होता है, जो वो टेलर होता है वो पीछे ना उस चेक को फॉरवर्ड कर देता है, क्योंकि चेक कैश करना उसका काम है ही नहीं। ठीक है? वो पीछे जाता है, सारी की सारी चीजें वेरीफाई हो रही होती हैं और फिर उसके बाद एंड रिजल्ट के अंदर आपको कैश प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है? अब लेकिन क्या सारा काम वही बंदा कर रहा था जो कैशियर सामने बैठा हुआ है? नहीं कर रहा ना। सो मेन चीज इसके अंदर क्या होती है कि एपीआई सर्वर जो भी आपके ऊपर कुबरनेटिस के ऊपर डिप्लॉयमेंट आप करोगे, आपका जो kubectl के नाम से जो टूल है वो सारी की सारी कम्युनिकेशन क्या किससे करेगा? एपीआई सर्वर से करेगा। वो किसी को भी नहीं जानता उसके बाद। ठीक है? आपके एपीआई सर्वर ने क्या किया, आपके पॉड के जो ऑब्जेक्ट्स हैं कि भाई आपने जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल उसको दी थी एपीआई सर्वर को कि भाई ये काम इस तरह का मुझे पॉड चाहिए। ठीक है? सो हमने क्या किया, उसको सिंपल अल्फाज के अंदर बता दिया। अब जरूरी थोड़ी है कि कुबरनेटिस जो है हमारी लैंग्वेज समझे, मशीन लैंग्वेज भी एक होती है। तो उसने क्या किया, उसके जो ऑब्जेक्ट्स थे वो बनाकर ETCD में सेव कर दिए कि भाई ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इस टाइप का पॉड चलाने के लिए क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेंगी। कुबरनेटिस के भी जो इंटरनल स्टेप्स हैं तो उससे रिलेटेड उसने क्या किया, पॉड का ऑब्जेक्ट बनाकर वहां पे ETCD के अंदर सेव कर दिया। अब स्केजुलर क्या कर रहा है, स्केजुलर जो है वो रियल टाइम के ऊपर बैठा हुआ क्या कर रहा है, इस चीज को देख रहा है कि भाई क्या चेंजेस आए हैं ETCD के अंदर। समझ लें कि भाई एक डेटाबेस है और डेटाबेस के बाहर ना डेटाबेस को ना एक बंदा हर वक्त देखे जा रहा है, और जैसे ही उसके अंदर कोई भी एक्टिविटी हुई ना उसने पकड़ लिया वहां से। क्या हुआ, अच्छा पॉड बनाना, पकड़ लिया वहां से रियल टाइम के ऊपर। ETCD को किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है, एपीआई सर्वर को स्केजुलर को बताने की जरूरत नहीं है कि पॉड बनाने मैंने ऑब्जेक्ट बना दिए। ठीक है? वो स्केजुलर जो है इस चीज को खुद ही पिक कर लेगा, हमें इस स्केजुलर को कोई भी चीज बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, स्केजुलर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके नाम से ही जाहिर होती हैं। पॉड के आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको ग्रैब करेगा और आगे की तरफ जो है ना वर्कर नोड की तरफ उसको स्केड्यूल कर देगा कि भाई आप इसका पॉड बना दो। पॉड ये भी नहीं बनाता। ठीक है? और लास्ट जो हमारा है वो क्या चीज है, लास्ट जो कंपोनेंट है हमारा ये क्या है, कंट्रोलर मैनेजर। जी देखिए, जैसे अभी हमने बात की थी ना कि हम लोग
उस चीज़ को लेकर मिनी क्यूब वैसे आगे आएगा। और मिनी क्यूब के थ्रू, मिनी क्यूब एक टूल है जिसके थ्रू जो है ना हम लोग एक सिंपल सा डेवलपमेंट सीखने के लिए और जो है ना अपने लोकल कुबरनेटिस बनाने के लिए एक टूल है वो हम यूज़ करते हैं। जैसे डॉकर डेस्कटॉप है ना हमारे पास, क्लाउड के ऊपर कोई डॉकर डेस्कटॉप नहीं होता, ठीक है, तो हमारे लिए वैसे ही मिनी क्यूब भी है, ठीक है। अब दो तीन तरीके हैं, आप मिनी क्यूब के तरीके से चलाना चाहते हैं क्लस्टर को, उसके थ्रू चला लें। डॉकर डेस्कटॉप में भी कुबरनेटिस का है, उससे चला लें। और भी मल्टीपल टूल्स हैं, तो वो एक टूल है। जैसे आपके पास VS कोड होता है, मेन चीज़ जो है वो कुबरनेटिस के अंदर क्या चल रहा है हम वो देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कंट्रोलर मैनेजर, कंट्रोलर मैनेजर जो है ना इसका एक बहुत अहम किरदार है हमारे इस पूरे क्लस्टर के अंदर, कंट्रोल पेन के अंदर, जिसको हम आसान अल्फाज में मास्टर नोड भी कहते हैं। इसका काम क्या है, ये ना सिर्फ एक चीज़, ये एक बहुत क्रिटिकल चीज़ मैनेज करो। वैसे तो बहुत सारे काम करता है, लेकिन हम लोग अपनी जो सिंपल करते हुए कुबरनेटिस को समझ रहे हैं, तो इसके अंदर इसका ना एक बहुत क्रिटिकल टास्क होता है। और वो क्रिटिकल टास्क क्या है कि आपने उसको बोला कि भाई एक पॉड डिप्लॉय कर दो। उससे पहले हमजा भाई ने बोला था कि जो ना 10 पॉड डिप्लॉय कर दो। उससे पहले अनीस ने बोला था कि भाई जो है ना 50 रेप्लिका सेट डिप्लॉय कर दो। अब ये जितनी भी चीज़ें हो रही है ना, ये सारी की सारी हमने हमारे पास ETCD के अंदर मौजूद है, ठीक है। कंट्रोलर मैनेजर का जो मेन क्रिटिकल टास्क है वो क्या चीज़ करता है, आपकी जो अब हमने जितनी भी चीज़ें बताई ये हमारी क्या है, डिजायर्ड स्टेट है कि हमें इतनी चीज़ें ये चाहिए। हमजा भाई ने जो डिप्लॉय की थी, मैंने जो डिप्लॉय की थी, और जितने भी इंजीनियर होंगे उन्होंने जो भी डिप्लॉयमेंट की थी, ये सारी की सारी वहाँ पे जाके सेव हो रही है। व्हाट इफ जो पॉड हमने चलाया था वो फेल हो गया, या किसी वजह से क्या हुआ उसको, वो फेल हो गया, क्रैश हो गया पॉड। अब हमजा भाई तो सोच रहे हैं कि मैंने तो 10 पॉड चला दिए थे, अब 2 फेल हो चुके हैं, वहाँ पे तो 8 हैं, अब क्या करें। अब बार बार बैठ के एक बंदा, मैं एक रिसोर्स हायर करूँ, कोई पॉड क्रैश हो तो एक जाके डिप्लॉय कर देना। अब तो ये वाला मसला आ गया ना हमारे पास। तो कंट्रोलर मैनेजर हमारे पास क्या चीज़ करता है, कंट्रोलर मैनेजर जो आपकी डिजायर्ड स्टेट होती है ना, अभी तक आपने जितने पॉड या जितनी भी कुबरनेटिस की रिसोर्स डिप्लॉय करने की कमांड कुबरनेटिस को दी थी, वो उसको एक नाम देता है डिजायर्ड स्टेट का। और जितनी भी रिसोर्सेज हमारे पास राइट नाउ करंट सिस्टम में चल रही हैं, उन दोनों को ना मैच करता रहता है। भाई मैंने कहा था कि 10 पॉड डिप्लॉय कर दो, अब खुदाना खासा एक पॉड फेल हो गया, तो क्या होगा, वो ना उस चीज़ को मैनेज कर, उस चीज़ को ना ट्रैक कर रहा है। अब एक मिसाल है, मेरा जो कुबरनेटिस का क्लस्टर है उसके अंदर मैंने 2 वर्कर नोड बनाए थे। खुदाना खासा एक वर्कर नोड जो है वो क्रैश हो गया। अब क्या करें, अब उसके अंदर जो पॉड्स थे, अब कंट्रोलर मैनेजर क्या करेगा, वहाँ से उन पॉड्स को रिवाइव करेगा और जो आपके पास अवेलेबल वर्कर नोड है ना, जो दूसरी बची है, कोशिश करेगा उनको वहाँ पर डिप्लॉय कर दे। तो ये सारी की सारी जितनी भी सिंक्रोनाइजेशन है ना, एक दफ़ा आपने कमांड दे दी कुबरनेटिस को, भाई ये पॉड डिप्लॉय कर दो, अब उसकी पूरी कोशिश होगी कि ये जो पॉड है और ये जो वर्कर नोड्स हैं, हमारा जो क्लस्टर है वो चलता रहे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये चीज़ें वो सारी की सारी इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि भाई हमारी जितनी भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पॉड आपका चल रहा है, चाहे वर्कर नोड है, चाहे आपकी क्लस्टर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन आपने की थी, कंट्रोलर मैनेजर का काम क्या है कि इन सब चीज़ों को वो मेक श्योर करेगा और इन चीज़ों को मेंटेन करके अपने पास रखेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। हमारे जो 4 कंपोनेंट्स थे कंट्रोल पेन के वो ये थे। इसके बाद हमारे पास आती है, कौन सी चीज़ आती है, जो हमारा मास्टर नोड था या इसको हम कंट्रोल पेन कहते हैं, ये खत्म हो गया, इसके 4 कंपोनेंट से। अब हमारे पास आता है वर्कर नोड। भाई वर्कर नोड जो है ना, ये वर्कर नोड वो जगह है जहां पे हमारे पॉड्स रन हो रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो पहली चीज होती है ना, वो क्या चीज होती है कि भाई हमने अभी तक जो बात की थी, वो क्या बात की थी कि स्केड्यूलर क्या करेगा, स्केड्यूलर क्या करता है, एपीआई सर्वर ने पॉड ऑब्जेक्ट्स बनाए, कहां पर सेव किए, जोर जोर से बोलते जाए ताकि याद हो जाए आप लोगों को। कहां पे सेव किए,
और ETCD को कौन वॉच कर रहा होता है? स्केड्यूलर वॉच कर रहा होता है। स्केड्यूलर आगे फिर क्या करता है? वर्कर नोड को बता, स्केड्यूलर सबसे पहले ये देखता है कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट्स बने हैं इसके अंदर एक मिसाल है कि भाई ये जो पॉड को जो रिसोर्सेज चाहिए वो कौन से वर्कर नोड के ऊपर अवेलेबल है। ऐसा तो नहीं है ना यहाँ से पकड़ा वहां पर दे दिया कि भाई चलो ये लोग ले जाओ। कोई ना कोई काम तो कर रहा होगा ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल है। पॉड का जो ऑब्जेक्ट उसको मिला है उसके अंदर उसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन वहां पर मौजूद थी उसके हिसाब से डिजायर्ड जो वर्कर नोड है उसको सेलेक्ट करे और वहां पर उसको ये पॉड ऑब्जेक्ट रिडायरेक्ट कर देंगे। भाई ये पॉड ऑब्जेक्ट है, इसको क्या कर लो? डिप्लॉय कर लो। मतलब स्केड्यूलर भी पॉड को डिप्लॉय नहीं करता, टास्क असाइन करता है। टास्क असाइन करता है। आसान अल्फाज में इंग्लिश के अंदर टास्क असाइन करता है। ठीक है, वो एक ऑब्जेक्ट लेगा उसको क्या कर देगा? वर्कर नोड की तरफ पुश कर देगा। लेकिन अब वर्कर नोड में भी तो कोई ना कोई ऐसा मैनेजर होगा जो वर्कर नोड को मैनेज करता होगा। कुछ ना कुछ चाहिए ना, कि जैसे हमने यहाँ पर देखा कि भाई ये 3 हमारे जो कंपोनेंट्स थे ये तो प्रॉपरली अपना काम कर रहे हैं। कंट्रोलर मैनेजर पूरे क्लस्टर को देख रहा है, ऐसे ही है। बट इनसाइड वर्कर नोड हमें कोई ना कोई ऐसा मैनेजर चाहिए जो कि ये सारी वर्कर नोड को मैनेज भी करे और जो भी डिप्लॉयमेंट जो भी टास्क हमें असाइन हो रहे हैं ना, चाहे वो पॉड डिप्लॉय करना हो चाहे वो जो भी चीज़ हो, वो सारे काम भी करे। तो उसके लिए हमारे पास एक मैनेजर कह लें, आप उसको कुछ भी कह लें, एक एजेंट कह लें, तो उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है क्यूबलेट। ठीक है। सो अब ये जो क्यूबलेट है ना, क्यूबलेट नजर आ रहा है? ये रहा, ये मेरी वर्कर नोड है यहाँ पे। अब उसके अंदर मैंने ना एक ऑब्जेक्ट बनाया है इस चीज का। भाई ये जो एजेंट है ना भाई, अब ये क्यूबलेट है। क्यूबलेट पूरी ना वर्कर नोड को मैनेज करता है। अब भाई इसकी क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? स्केड्यूलर ने इसको बता दिया कि भाई आपने इसको एक टास्क असाइन कर दिया, आपने एक पॉड को डिप्लॉय करना है। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं वापसी। जब हम कंटेनर रन कर रहे थे, एक कंटेनर को रन करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? इमेज चाहिए होती है। अब ये क्यूबलेट का एजेंट क्या करेगा? उस इमेज को पुल करेगा। सही है, पहला काम। जब इमेज उसके पास आ गई, अब कंटेनर को रन करने की एक रन भी तो करना है ना कंटेनर को, तो ये कंटेनर को रन भी करेगा, मतलब पॉड को चलाएगा भी। अब पॉड बन गया है, कंटेनर उसके अंदर चलाना है, तो कंटेनर को चलाने के लिए कोई ना कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल चाहिए, ऐसे ही है। तो स्केड्यूलर वो सारे के सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स भी इसको प्रोवाइड करेगा और सीक्रेट्स वैल्यू सारी की सारी इसको प्रोवाइड करेगा। और वो कंटेनर को रन करते हुए, पॉड को रन करते हुए वो सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर इंजेक्ट भी करेगा। ठीक है। और साथ में इसका काम क्या होता है कि बार बार जो पॉड्स हैं उसकी हेल्थ को भी ये चेक करता है, मॉनिटर कर रहा होता है कि भाई जैसे ही कोई भी पॉड फेल होगा तो ये जो है ना मास्टर नोड को बताएगा कि भाई एक पॉड फेल हो गया। ठीक है। या पॉड की जो हीलिंग प्रोसेस है उसके अंदर भी ये सारा का सारा किरदार अदा कर रहा होता है। अगर आसान अल्फाज में बात करें तो पूरी वर्कर नोड का जो हमारे पास मैनेजर होता है वो कौन होता है? क्यूबलेट होता है। क्लियर हो गया? अब उसके बराबर में मैंने एक और डब्बा भी बनाया है। ये क्या करता है भाई? रन। यहाँ पे हमारे पास हम क्या करेंगे, इसका नाम होता है क्यू प्रॉक्सी। भाई क्यू प्रॉक्सी का क्या काम है? नाम से जाहिर होता है वैसे तो, पार्टीशन वगैरह, लेकिन क्यू प्रॉक्सी का क्या काम है? भाई देखिए हमारे पास ना 2 तरीके के ट्रैफिक होते हैं आपके क्लस्टर के अंदर। एक एक्सटर्नल ट्रैफिक होता है। एक्सटर्नल ट्रैफिक क्या होता है? आपके फ्रंट एंड की वेबसाइट के ऊपर कोई आया और उससे बोला कि भाई मुझे होम का पेज दिखा दो। ठीक है। अब होम के पेज के ऊपर क्या था? आपका होम फ्रंट एंड का कंटेनर आपके इस वर्कर नोड के अंदर डिप्लॉय हुआ होगा, ऐसे ही है। अब जब वो डिप्लॉय हुआ होगा इसके अंदर एक पॉड के अंदर, तो उसके अंदर ट्रैफिक तो बाहर से आ रही है ना, मतलब वो क्लस्टर के अंदर की ट्रैफिक नहीं है। सो उसको हम क्या नाम देते हैं? एक्सटर्नल ट्रैफिक। अब दूसरी टाइप ऑफ ट्रैफिक कौन सी होती है? इंटरनल ट्रैफिक। वो कैसे? आपके फ्रंट एंड ने जो होम का पेज आपने मंगाया था उसको कोई डेटा चाहिए था, तो वो किस चीज़ को कॉल करेगा? कोई ना कोई एपीआई कॉल करेगा। अब आपका जो बैकएंड है उसका कंटेनर और उसका पॉड अलग होगा।
ऐसे ही पढ़ा था ना, अपने फ्रंट एंड को अलग हम कंटेनराइज करेंगे, बैक एंड को अलग कंटेनराइज करेंगे, तो उनके कंटेनर अलग है तो उनके पॉड्स भी अलग हो गए। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि आपके एक पॉड के अंदर एक ही कंटेनर हो, बट पॉड जो है मल्टीपल कंटेनर्स को सपोर्ट करता है, लेकिन वो हम अब आगे जाकर देखेंगे भाई वो मल्टीपल कंटेनर्स का जो सिनेरियो है वो कब आपके पास आता है और जब आप जाकर कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं करते उसको। ठीक है, हमारा अभी हमें एज्यूम करके चलेंगे एक पॉड के अंदर एक ही कंटेनर होगा। तो अब जितनी भी आपकी सर्विसेज हैं एप्लीकेशन के अंदर, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, अगर तीन को भी हम लेके चलते हैं 3 tier आर्किटेक्चर के हिसाब से, तो 3 सर्विस के कितने बनेंगे? 3 पॉड बन जाएंगे। तो फ्रंट एंड जो कॉल कर रहा है बैक एंड को, तो एक पॉड से कहाँ पे जा रही है ट्रैफिक? दूसरे पॉड के पास। तो मतलब ये जो ट्रैफिक है ना, ये इंटरनल ट्रैफिक है। फ्रंट एंड ने कॉल किया बैक एंड को, बैक एंड ने कॉल किया किसको? डेटाबेस को। तो ये जितनी भी ये जो टाइप ऑफ ट्रैफिक है ये कौन सी है? इंटरनल ट्रैफिक है। क्यूब प्रॉक्सी का काम क्या है? ये सारी की सारी जो ट्रैफिक है ना, इसकी मैनेजमेंट कौन करता है? क्यूब प्रॉक्सी करता है। अच्छा, अब ये जो एक मिसाल है, अब ये क्या चीज़ है? एक मिसाल है, आपकी एप्लीकेशन के अंदर 10 फ्रंट एंड है। आपके इंटरनल टूल्स होते हैं छोटे छोटे, आपने बनाए हुए, तो जैसे अभी आपकी गवर्नर हाउस का जो पोर्टल है आपने मिला हुआ है, आप लोग उसको देख रहे होते हैं, बट इसके बैकएंड के ऊपर मल्टीपल डैशबोर्ड्स बने हुए हैं जो कि मल्टीपल टीम्स देख रही होती है और स्टूडेंट्स का डेटा सारा विजुअलाइज कर रही होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब आप एडमिन की टीम के पास जाते हैं, बोलते हैं भाई हमारा टाइम चेंज कर दो, वो कोई डेटाबेस में जाकर थोड़ी चेंज कर रहे होते हैं। उनके पास उनका एक अलग पैनल बना हुआ है और अलग डैशबोर्ड बना हुआ है, फ्रंट एंड बना हुआ है, जिसके थ्रू वो ये वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, सो एक मिसाल है, आपने बोला कि भाई एक आसान अल्फाज में लोकल होस्ट 3000 के ऊपर मेरा फ्रंट एंड चल रहा है। अच्छा, ये चीज़ आप किसको बताते हो? कंट्रोलर मैनेजर को, कि भाई कंट्रोलर मैनेजर के अंदर सारी जितनी भी आपकी डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड चीज़ें वो वहाँ पर सेव हुई हुई हैं। सो ये क्या करता है कि सारे के सारे रूल्स को पढ़ता है और उसके हिसाब से ट्रैफिक को राउट करता है। एक मिसाल अगर आसान अल्फाज में हम लें कि भाई लोकल होस्ट 3000 अगर कोई हिट करेगा तो फ्रंट एंड क्यूब प्रॉक्सी का काम क्या है कि फ्रंट एंड ही खोलेगा। ठीक है, उस रिक्वेस्ट को फ्रंट एंड के पॉड के साथ कनेक्ट कर देगा। क्लियर हुआ? अब बैक एंड जब फ्रंट एंड जब बैक एंड को कॉल करेगा ना, तो वो ये वाली गलती नहीं करेगा कि फ्रंट एंड के को जो ना डेटाबेस के पॉड के साथ कनेक्ट करे, बल्कि वो यही चीज़ करेगा कि भाई फ्रंट एंड को बैक एंड के पॉड के साथ कनेक्ट करवा दे। तो जितनी भी ट्रैफिक आ रही है ना हमारे सिस्टम के अंदर, वर्कर नोड के पास जितनी भी ट्रैफिक आ रही है, तो उसको कंट्रोल जो करता है वो कौन करता है? क्यूब प्रॉक्सी करता है। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, इसके ऊपर हमारे पास एक और लेयर होती है, वो उसको क्या कहते हैं हम? इसके ऊपर जो हमारे पास लेयर है, इसको अगर हम आसान अल्फाज में बात करें कि भाई इसके ऊपर जो लेयर होती है उसको कहते हैं हम कंटेनर रन टाइम। ठीक है, हमें क्या होता है कि कुबरनेटिस के पास हमने ये चीज़ देख ली थी, हमने अभी जब इंट्रोडक्शन किया था कि भाई कोई ना कोई कंटेनर रन टाइम उसको चाहिए। तो मल्टीपल टाइप के कंटेनर रन टाइम्स हैं। जो इनिशियली कंटेनर रन टाइम जो वजूद के अंदर आया था वो डॉकर था, बट उसके बाद काफ़ी सारे कंटेनर रन टाइम्स हमारे पास आते चले गए हैं। कंटेनर डी के नाम से भी एक कंटेनर रन टाइम है जो बहुत ज़्यादा फेमस है और ज़्यादातर यूज़ भी होता है। बट आसान अल्फाज में हम लोग क्या कहेंगे कि भाई ये डॉकर है, इसके अंदर ना डॉकर चल रहा है। जैसे आपके सिस्टम में हमने डॉकर इंस्टॉल किया है ना, तो वर्कर नोड के पास भी हमारे पास डॉकर या कंटेनर रन टाइम अवेलेबल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? कंटेनर रन टाइम। अच्छा भाई, कंटेनर रन टाइम जो हो गया, अब क्या बचा हमारे पास कि भाई कंटेनर रन टाइम हो गया। तो अब क्यूबलेट क्या करेगा? भाई क्यूबलेट को पॉड तो रन कर रहा है, लेकिन पॉड रन होने के लिए जैसे हमने कहा था कि भाई डिपेंडेंसीज होती है ना, सो पॉड रन होने के लिए जो सबसे बड़ी डिपेंडेंसी हमारे पास है वो क्या है? भाई हमारा कंटेनर रन टाइम है। डॉकर है ही नहीं, तो आपके पास डॉकर फाइल हो, आप क्या कर लेंगे? आसान सिंपल सी बात है ना, डॉकर आपके सिस्टम में है ही नहीं, आपके पास डॉकर फाइल है, कोड भी है, आप चला ही नहीं सकते। आपके पास आपका फास्ट एपीआई का कोड लिखा हुआ है, आपके लैपटॉप में पाइथन ही नहीं है। सो आपके पॉड को रन करने के लिए, पॉड के अंदर कंटेनर को रन करने के लिए हमें कंटेनर रन टाइम की ज़रूरत होती है। तो पॉड जो है वो सबसे ज़्यादा जो कॉन्टेक्ट करता है वो किसके साथ कर रहा होता है?
कंटेनर रन टाइम के साथ कर रहा होता है, सारे लॉग्स वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी इसके अंदर होती है। क्यूबलेट का ना एक और भी काम है। अभी हमने क्या बात की कि एनवायरनमेंट वेरिएबल कर देगा, ये सारी चीज़ें कर देगा। अब सोचें आपने कि जो ना वो डेटाबेस का वही है पॉड जो डिप्लॉय हुआ है, तो डेटाबेस के पॉड में ना एक सिंपल सी चीज़ डिफरेंट भी होती है कि वो जो डेटा है ना हमारा, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि वो डेटा कंटेनर के अंदर परसिस्ट नहीं होता। कंटेनर चला, कंटेनर बंद हो गया, क्रैश हो गया, कुछ भी कंटेनर के साथ हो गया, तो ऐसे ही अगर हम देखें पॉड के साथ कुछ भी हो गया, पॉड के अंदर क्या चीज़ चल रही है, अजान हो रही है, अजान के बाद स्टार्ट कर। हम लोग किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे कि भाई एक मिसाल है कि हमने अपना जो देखिए बात नहीं करें, सब लोग बैठ जाएं वापसी जगहों पे, ठीक है। सो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि भाई हमने कोई डेटाबेस का जो पॉड है वो डिप्लॉय किया है अगर अपने वर्कर नोड के अंदर, हमने क्या कुबरनेटिस कर रहे हैं ना, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो बस देख रहे हैं बैठ के कि भाई हम तो तमाशा देख रहे हैं कि कुबरनेटिस क्या कर रहा है। सिंपल सी चीज़ है ना, जब तक किसी भी चीज़ का आर्किटेक्चर की अगर आपको नो हाउ नहीं होगी तो आपको काम तो आप उसके ऊपर कर लोगे कि भाई कुबरनेटिस बोला डिप्लॉयमेंट बनाओ, पॉड बनाओ, ये सारी। जब आप डिबग करने के लिए बैठोगे ना, जब भी आपके क्लस्टर में कोई भी मसला आएगा तब आपको ये चीज़ फिर क्या नाम है काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगी कि भाई अगर आपको ये मसला आ रहा है तो अच्छा ये वाला जो मसला है यहाँ पर हो सकता है, तो आप उसको उसी जगह पे जाकर डिबग करते हो। तो जब मैंने क्यूबलेट का बताया था, क्यूबलेट का थोड़ा सा इंट्रो दे रहा था, तो क्यूबलेट के अंदर हम लोग क्या चीज़ देख रहे होते हैं कि भाई जब हमने स्केजुलर ने एक टास्क असाइन किया क्यूबलेट को, या स्केजुलर ने पॉड बनाने की कमांड दी किसको, क्यूबलेट को, कि भाई ये डेटा है इसको पढ़ो, सही है, अब इसमें जो भी लिखा हुआ वो भूल जाए, ये डेटा है इसको पढ़ो और एक पॉड ना रन कर दो, सही है। तो जब वो पॉड रन कर रहा है ना, तो पॉड रन करते हुए हमने बाकी की सारी डिपेंडेंसीज चेक करेगा, ठीक है, कि भाई आपके पास इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, आपके पास इमेज है, इमेज भी तो पुल करनी पड़ेगी ना। जब इनिशियली आप कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हैं अपने इन्वायरमेंट क्या नाम है इसके अंदर वर्कर नोड के अंदर, या सब छोड़ दें, इनिशियली कोई मैं आपकी इमेज पुल करता हूँ, इमेज को का कंटेनर रन कर रहा हूँ अपने लैपटॉप के अंदर भी, तो वो इमेज हमें इनिशियली तो पुल करनी पड़ती है ना एक दफ़ा, तो वो वाला काम भी कौन करेगा, क्यूबलेट करेगा। उसके बाद क्या होगा, अगर डेटाबेस का केस है तो हमें जो है डेटाबेस का डेटा जो है वो परसिस्ट करना होता है, मतलब कहीं ना कहीं स्टोर करना होता है। और जब हम कंटेनर पढ़ रहे थे तो कंटेनर के अंदर हमने ये चीज़ देखी, डेटा तो स्टोर ही नहीं होता वहाँ पे। कंटेनर को हमने क्या नाम दिया, शॉर्ट लिव्ड होता है कंटेनर, थोड़े से टाइम के लिए बनता है, बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कोई भी डेटा सेव नहीं करेगा, यही मसला था ना। अब डेटाबेस का पॉड बना दिया फिर, तो क्यूबलेट क्या करेगा, हमने वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सो वॉल्यूम्स का कॉन्सेप्ट जो है ना वो कुबरनेटिस में भी है, ठीक है। तो कुबरनेटिस का जो ये क्यूबलेट है ना, तो वो जब वो पॉड का ऑब्जेक्ट पढ़ रहा होगा तो उसके अंदर देखेगा अच्छा इस पॉड को ना एक वॉल्यूम भी चाहिए होती है, ठीक है, तो ये वॉल्यूम भी माउंट करके देगा उस पॉड को कि जो भाई ये जो पॉड है ये लो, इस वॉल्यूम के ऊपर ना डेटा सेव करते रहना, या इस वॉल्यूम से ना डेटा रीड करते रहना, ये अपने डेटाबेस के अंदर दिखा दो और एप्लीकेशन के अंदर दिखा दो। मतलब मेन चीज़ क्या हो गई हमारे पास, क्यूबलेट की ये सारी की सारी जितनी भी एप्लीकेशन से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो भी पूरी कर रहे हैं, और वर्कर नोड भी पूरी मैनेज कर रहे हैं। क्यूबलेट के बाद ये डेटा भी है हमारे पास, हमारा जो वर्कर नोड है वो उसके अंदर कितने पॉड चल रहे हैं, क्या नाम है, क्यूबलेट के बाद ये डेटा भी है कि उसके जो आपका वर्कर नोड है उसकी रिसोर्सेज कितनी हैं, कितनी रैम है, कितनी आपके पास स्टोरेज है। क्यूबलेट के पास ये डेटा भी है कि आपकी रिसोर्सेज कितनी यूज़ हुई हुई है अभी, मतलब 16 GB रैम थी, आपने 10 GB कंज्यूम की हुई है, तो वो डेटा भी उसके पास है। उसके बाद ये डेटा भी है कि आपके पास जो स्टोरेज थी, स्टोरेज कितनी कंज्यूम हुई हुई है, ठीक है। ये सारा का सारा डेटा जो है ना वो सारा का सारा क्यूबलेट के पास मौजूद है, ठीक है, और वो इस सबको देख रहे हैं और साथ साथ पॉड्स की हेल्थ को भी देख रहे हैं कि भाई ये जो पॉड है ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। तो क्या करता है, हर थोड़ी देर के बाद ना एक उसको कॉल भेजता है, हर 30 सेकंड के बाद। एक मिसाल है कि एक बंदा बैठा हुआ है आपके सामने, सो तो नहीं रहा, कैसे चेक करेंगे, हिलाएंगे उसको तो पता लग जाएगा कि हाँ भाई। सो ये वाली जो चीज़ें हैं इसके अंदर क्यूबलेट ने ये सारी की सारी हैंडल कर ली। क्यूब प्रॉक्सी का हमें पता लग गया, वो ट्रैफिक सारी मैनेज करता है, सही है।
अब कंटेनर रन टाइम भी हमें पता लग गया। कंटेनर हमारा जो पॉड है उसके अंदर हमारे पास कोई ना कोई रन टाइम का कंटेनर चल रहा होगा, वेदर इट बी डॉकर कंटेनर, वेदर इट बी कंटेनर डी कंटेनर, जो भी कंटेनर हो वो इसके अंदर चल रहा होगा। और डॉकर हमने पढ़ा है तो मेन चीज़ तो ये है कि भाई समझ लें कि डॉकर का कंटेनर ही पॉड के अंदर चलता है, आप लोग ये अज्यूम कर लें। तो अब इसके ऊपर क्या है हमारे पास है, यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन के अंदर ना मल्टीपल ना पॉड्स होंगे। अब वो कितने भी हो सकते हैं। सर ETCD में स्टोर जो आप करते हैं तो फिर वो स्टोर सेव तो नहीं होता ना, ये क्या चीज़? ETCD में स्टोर जो है, ETCD स्टोर जो है ये सेव तो नहीं करता ना किसी भी डेटा को? किस डेटा को सेव नहीं करता? जो सर हमने पॉड कर लिया उसको सारी कॉन्फ़िगरेशन दी, ये सेव तो नहीं कर रहा होता ना? वो सेव कर रहा होगा, वो सेव करता है और साथ में कंट्रोलर मैनेजर जो है वो उसको वहाँ से ट्रैक करता है। सेव नहीं कर रहा। आप दोबारा देख लीजिएगा, मैं भी देख लूँगा, लेकिन ये है कि कंट्रोलर मैनेजर जो है डिज़ायर्ड स्टेट जो है वो मैनेज करता है और इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि जो हमारी जितनी भी ये डेटा है पॉड से रिलेटेड और हमारे वर्कर से रिलेटेड वो सारी की सारी अप एंड रनिंग हो, और इस चीज़ को मेक श्योर भी करता है कि सब कुछ एज इट इज़ हो जैसा हमें चाहिए। ठीक है। सो हमारी जो एप्लीकेशन, अब हमारा वर्कर नोड आ गया। अब वर्कर नोड के अंदर हमारे पास कितने भी पॉड हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि भाई ये मल्टीपल पॉड्स हमारे पास यहाँ पर चल रहे होंगे। अब इसकी ना हमारे पास कोई लिमिट नहीं है कि हमें कितने पॉड्स रन करने हैं और कौन सी एप्लीकेशन के कितने होंगे। तो ये आ गया हमारे पास, मतलब यहाँ पे मल्टीपल पॉड्स होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं, अब हमें एक मिसाल है मिलियन भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, एन अमाउंट ऑफ पॉड्स हमारे पास यहाँ पे चल रहे होंगे। और उस पॉड के अंदर कोई भी सर्विस चल रही हो, बैकएंड हो, फ्रंट एंड हो, डेटाबेस हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। एज अ कुबरनेटीज गाय जब वो बैठ के डिप्लॉयमेंट कर रहा है उसको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि अंदर क्या है, उसको सिर्फ इस चीज़ से फर्क पड़ता है इमेज क्या मिली और साथ में पॉड कॉन्फ़िगरेशन क्या मिली, बस लो और चला दो, डिप्लॉय कर दो। ठीक है। तो अभी हमारे पास ये चीज़ क्या हो गई कि भाई ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, हमारे पास ये पॉड आ गया, पॉड 1, ये क्या हो गया हमारे पास, पॉड 2 हो गया ये। ठीक है। ऐसे ही ये सारे के सारे हमारे पास पॉड्स आ गए। यहाँ तक समझ में आ गया। कंट्रोल पेन, जिसको आसान अल्फाज में मास्टर नोड भी कहते हैं, मास्टर नोड का काम क्या है, सारे के सारे क्लस्टर मैनेजमेंट और जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो। वर्कर नोड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपने पॉड्स को डिप्लॉय करते हैं और वर्कर नोड की सारी मैनेजमेंट किस तरीके से हो रही होती है हमने वो भी देख ली। अच्छा, अब इसके अंदर ये चीज़ है कि भाई ये जो हमारा मास्टर नोड है, क्या एक मास्टर नोड के साथ एक ही वर्कर नोड होती है? एक मिसाल है, खुदा ना खास्ता हमारा क्लस्टर बना हुआ था, उसमें एक मास्टर नोड है, एक वर्कर नोड है, और मास्टर नोड और वर्कर नोड के बाद हमारी वर्कर नोड जो एक ही थी वो फेल हो गई, तो क्या होगा इस केस में, हमारी एप्लीकेशन डाउन चली जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑटो स्केलिंग की जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना कि ऑटो स्केलिंग हो, सारी चीज़ें हो, हमारे पास इतनी ट्रैफिक आए तो इतनी उसको स्केल कर देना है, तो वो सारा का सारा कंट्रोलर मैनेजर कर रहा होता है। और इसके अंदर भी ना कंट्रोलर मैनेजर के अंदर भी कोई 8 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। तो वो जब हम डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हैं ना, तो वो हम सारी चीज़ें बता रहे होते हैं कंट्रोलर मैनेजर को कि यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हैं कि आपके पास एक मिसाल है कि अगर आपका जो वर्कर नोड है उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जब 80% हो जाए ना, तो वहाँ पर डिप्लॉय नहीं करना, फिर ऐसी जगह पे डिप्लॉय करना जिसकी 80% से कम हो। ठीक है। क्योंकि पता चले कोई कंटेनर जो है एक ही दम से अपनी, एक होता है ना कि आपने एक डॉकर कंटेनर रन किया, जब कंटेनर रन करने से पहले तो 20% अवेलेबल थी, कंटेनर जैसे ही रन होगा तो पता नहीं कितनी CPU कंजम्पशन चली जाएगी, तो आपको तो नहीं पता ना कि 99% थी, आपने जैसे ही कंटेनर चलाया वो फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 1% नहीं चाहिए, उसको तो ज़्यादा चाहिए होगी। एक कॉन्सेप्ट है ना। सो इसलिए हम लोग ये वाली चीज़ें भी उसको बताते हैं कुबरनेटीज को कि भाई जब आपके पास इतनी हो जाए तो आपने वहाँ पर डिप्लॉय नहीं करना। और हमारे जो वर्कर नोड्स हैं, वर्कर नोड्स के बारे में भी कुबरनेटीज का जो कंट्रोलर मैनेजर है उसके पास ये सारा डेटा होता है कि वर्कर नोड के अंदर क्या क्या स्पेसिफिक चीज़ें मौजूद हैं। एक मिसाल है कि उसके पास कितनी रैम है, कि ये कितनी नॉर्मल हार्ड ड्राइव है, कितनी SSD लगी हुई है।
सो ये सारा डेटा भी हमारे नोड के पास, हमारे कुबरनेटिस के पास अवेलेबल होता है। एक मिसाल है, हमारे को कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत फास्ट रन करनी है, कोई एसएसडी के अंदर रन होनी चाहिए, ठीक है, कोई ऐसा पॉड है। सो हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कुबरनेटिस को कौन से वाले उसके अंदर कौन सी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ताकि जब स्केड्यूलर ये सारी चीज़ें देख रहा हो तो उसको राइट वर्कर नोड की तरफ राउट करे, और जब वो टास्क असाइन कर रहा है तो राइट वर्कर नोड की तरफ उसको लेके जाए, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे पास ये वर्कर नोड है ना, ये वर्कर नोड हमारे पास एन अमाउंट ऑफ वर्कर नोड्स होते हैं, मतलब ये कितने भी हो सकते हैं। सो इसको हम अगर एप्लीकेट करने पे आए तो ये हमारे पास ठीक है, हमारे पास ये जो वर्कर नोड्स होते हैं ये इनकी कोई क्वांटिटी नहीं होती, ये हमारे पास कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये आपके क्लस्टर के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने ये अपने पास वर्कर्स अपने क्लस्टर के अंदर रखना चाहते हैं, ताकि हमारी जो अब स्टार्ट में याद करें वो जो मैंने बात की थी कि भाई जो एप्लीकेशन हमारी होती है उसके ऊपर हम लोग क्या चीज़ करते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कितनी एप्लीकेशन के ऊपर ट्रैफिक आएगी, ऐसा ही है ना। बट हम लोग क्या करते हैं, एक अंदाज़ा लगाते हैं, तो जो अंदाज़ा हम लगा रहे हैं ना वो इन वर्कर्स का लगा रहे हैं कि इतने यूज़र्स आएंगे, इतनी रिसोर्सेज यूटिलाइज कर सकते हैं, और हमारे फॉल्ट टॉलरेंस के लिए हमने वर्कर्स डिफाइन कर दिए कि कितने कितने वर्कर्स होंगे, ठीक है। एक मिसाल है, मेरी एक ई कॉमर्स का स्टोर है, ठीक है, और 14 अगस्त पे मैं बहुत मुहिब वतन बन जाता हूँ और मैं बोलता हूँ एक आज़ादी सेल लगाई जाए। अब आज़ादी सेल जैसे दराज की 11-11 सेल लगती है ना, देखा है पहले जब इनिशियली जब दराज जो है एक मोनोलिथ आर्किटेक्चर के ऊपर बनी हुई थी और कुबरनेटिस यूज़ नहीं करती थी, इनिशियल की बात बता रहा हूँ 2013-14 की, ये 13-14 में की नहीं, मतलब 2019 से पहले, ठीक है, जब उनके पास कुबरनेटिस उनकी एप्लीकेशन डाउन हो जाती थी। दराज की पहली 11-11 सेल के ऊपर एप्लीकेशन डाउन हो गई थी, इतनी ट्रैफिक आ गई थी। क्यों? क्योंकि उनके पास वो स्केलिंग का मैकेनिज्म ही नहीं था, रिसोर्सेज मौजूद होते यूटिलाइज ही नहीं हो पाते। एक मिसाल है, कुबरनेटिस के ऊपर आपका एक वर्कर है, उसके अंदर 50% रिसोर्स बची हुई है, ठीक है, और एक आपका वर्कर है जिसके अंदर 20% रिसोर्सेज सिर्फ यूज हुई है। एक के पास 50% बची हुई है, एक के पास 80% बची हुई है। सो मास्टर नोड को या कंट्रोलर मैनेजर को ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि लोड बैलेंस करते हुए जाना है, ठीक है। तो ये सारा काम भी वो अपने पास से कर रहा होता है। तो जो मैंने बात बताई ना, कंट्रोलर मैनेजर के अंदर भी मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, तकरीबन कोई 7-8 कंपोनेंट है। तो अगर आप अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो उसको भी जाकर स्टडी कर लीजिए। बट अगर आपको ये इतना भी फ्लो समझ में आ गया है ये पूरी डिप्लॉयमेंट कैसे होती है, तो ये भी बहुत है, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? अच्छा, और किसी का कोई सवाल? वॉल्यूम्स देखिए, जैसे हमने एक बात की थी ना, अच्छा मैम का ये सवाल है कि जब आप कोई वॉल्यूम बनाते हैं ना डॉकर के अंदर, वो अपने पास एक वॉल्यूम बना लेता है, ठीक है। वॉल्यूम के ऊपर ना दो चीज़ें, अब ये ना एक कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट होता है। जो आर्किटेक्ट बैठा हुआ ये क्लस्टर बना रहा है ना, ये उसका फैसला है कि वो वॉल्यूम को कहाँ पे रखेगा, ठीक है। वो आउटसाइड की क्या नाम है कुबरनेटिस क्लस्टर भी रख सकता है वॉल्यूम को, और उसका पाथ बता दे कि यहाँ पर इस डेटा को सेव करते रहो। जैसे एक मिसाल है, मैंने डॉकर एक कुबरनेटिस का क्लस्टर बना दिया और एक मैंने मैकबुक खरीद लिया। मैंने उसको बोला कि जो डेटा है ना मेरे जितने भी एप्लीकेशन का डेटा है वो मेरे मैकबुक के अंदर आना चाहिए। मैंने उसको पाथ बनाकर दे दिया, या मैंने बताया कि मेरा क्लस्टर जो बना हुआ है वो कहाँ पे बना हुआ है, अमेजोन के अंदर बना हुआ है, और क्लस्टर के बाहर का मैंने एक पाथ बता दिया कि भाई ये जो वॉल्यूम है ना, इसके लिए तुम AWS की ये वाली सर्विस यूज़ कर लो। सो वो विद इन दी क्लस्टर भी हो सकता है और विद इन दी वर्कर भी हो सकता है। कैसे? हमने एक और वर्कर नोड बनाई, लेकिन उस वर्कर नोड के अंदर मैं पॉड रन नहीं करता, मैं वॉल्यूम्स उसके अंदर रखता हूँ, ठीक है। सो ये भी एक चीज़ हो सकती है। तो ये बेस्ड ऑन योर पॉलिसी होता है कि आप क्या चीज़ करना चाहते हैं, ठीक है। सो अगर आपका ऑन प्रेमिस क्लाउड है तो वो यूजुअली आपका क्या होता है, जैसे बैंक से वॉल्यूम्स कहाँ पे होंगे, उनके इंटरनल सर्वर के अंदर ही होंगे ना, तो वो भी उसके अंदर वो देखते हैं कि या तो उसको वर्कर के अंदर रैप कर देंगे या आउटसाइड दी कुबरनेटिस क्लस्टर भी वॉल्यूम को रख सकते हैं, ठीक है। सर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंटरनली रखते होंगे ना कंपनीज में, क्लस्टर में
इंटरनली अपने पास ही रखते होंगे ना किसी जगह पे। ये सिक्योरिटी से रिलेटेड सवाल है। इसके अंदर मेन चीज़ ये है कि वो आपके क्लस्टर के अंदर भी रह सकता है, ठीक है, सिक्योरिटी बेटर है, बट ज़रूरी नहीं है कि आपका जो क्लस्टर है वो आपके आपका जो पूरी एप्लीकेशन एनवायरनमेंट है उसके बाहर हो। तो आपका ये अभी एक क्लस्टर की जो हमने बात की है ना, ये एक लेवल के ऊपर बात की है, ठीक है। अभी अगर हम इस क्लस्टर को और ज़्यादा वाइडली स्केल के ऊपर लेके जाए ना, आज मैं अगर बैठ के यहाँ पर यूट्यूब हिट करता हूँ तो रिस्पांस कहाँ से आता है मेरे पास? अमेरिका से नहीं आता। अमेरिका से मेरे पास जवाब आएगा मुंबई से या मेरे नियरेस्ट क्लाउड प्रोवाइडर के पास से। सो मतलब हमारे पास Amazon.com की भी अगर हम बात करें ना, तो उसके ये जो एक क्लस्टर की हमने बात की ना, क्लस्टर ऑफ क्लस्टर्स है उनके पास, ठीक है। अगर हम और ज़्यादा स्केल के ऊपर जाकर सोचें तो क्लस्टर ऑफ क्लस्टर्स कुबरनेटिस के हमारे पास डिप्लॉय हुए होंगे और वो इस तरीके से ट्रैफिक जो है मैनेज हो रही होगी। सो अगर हम वॉल्यूम को इनसाइड अ क्लस्टर रखें तो दूसरे क्लस्टर उस वॉल्यूम को कैसे यूज़ करेंगे? जो मोस्टली जो मुझे लगता है जो हम लोगों ने देखा है वो आउटसाइड दी वॉल्यूम क्लस्टर होती है वॉल्यूम, बट इनसाइड दी क्लस्टर भी हो सकती है अगर आपका एक ही क्लस्टर है तो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या अल्फाज यूज़ किए थे कि भाई ये एज पर पॉलिसी है आपकी, कि आपकी क्या पॉलिसी आप बनाते हैं। जो आपका डेवऑप्स आर्किटेक्ट है, कुबरनेटिस का जो बंदा है, वो इस पॉलिसी को पहले बनाता है, फिर जो है आपकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाता है। तो दोनों में कोई मसला नहीं है। सर ये आर्किटेक्चर में आता है ना, ये सब किस चीज़ के अंदर? आर्किटेक्चर होता है ना, ये सब ये इसमें आता है ना। ये देखिए इसके अंदर ना मल्टीपल रोल्स हैं कुबरनेटिस के अंदर भी ना, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की, CCAT की बात की, CKA की बात की। सो कुबरनेटिस हम CCAT की तरफ जा रहे हैं, तो हम ये जो आपका पूरा क्लस्टर मैनेजमेंट है ना, इससे हट के हमने अभी ये देखा कि कुबरनेटिस कैसे चल रहा है और कुबरनेटिस को यूज़ करते हुए एप्लीकेशन कैसे डिप्लॉय करनी है। हमारा जो मेन फोकस होगा वो इसकी तरफ होगा, ठीक है। हम ये नहीं देख रहे कि क्लस्टर कैसे बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक और ये बहुत अलग से इन डेप्थ टॉपिक है। बट एज अ डेवलपर मुझे एक क्लस्टर मैनेजमेंट की तरफ नहीं जाना। मुझे क्या करना है, जो एप्लीकेशन मैं बना सकूँ ना अपने क्लाइंट के लिए, उसका कुबरनेटिस का एक बनाऊँ क्लस्टर, और क्या नाम है, क्लस्टर हमारे पास पहले से अवेलेबल है, उसके ऊपर डिप्लॉय कर दूँ। क्लाइंट बोले कि भाई इस क्लस्टर पर डिप्लॉय कर दो, वो कर देगा। क्लियर है? सो ये वाला काम हम लोग कर रहे हैं। सो इस केस के अंदर हमारे पास क्या चीज़ हो गई, कुबरनेटिस ने क्या काम किया, हमारा सारा का सारा काम आसान कर दिया। आपको कोई डॉकर कंटेनर की कमांड रन करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती। आपको कोई एक मिसाल है, आप सो रहे थे, आपकी 11 की सेल जैसे ही चली, रात को 12 बजे ट्रैफिक एकदम से बढ़नी शुरू हुई। आपने पहले से ही क्या किया, बस आपने एक काम कर दिया। क्या काम कर दिया? मल्टीपल ना वर्कर बनाकर रख दिए, ठीक है। आपके क्लस्टर के अंदर मजीद वर्कर्स बनाकर रख दिए। अब क्या होगा, कुबरनेटिस का जो कंट्रोलर मैनेजर है ना, वो एज पर रिसोर्स यूटिलाइजेशन आपके ना नए से नए पॉड बनाता जाएगा। जैसे ही ट्रैफिक आती जाएगी ना, उसको स्केल अप करता जाएगा, ठीक है। ये वाला जो हमारे पास आया था ना फीचर, ये एक बहुत ज़्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर था। इसकी बेसिस के ऊपर पूरा की जो ये डेवऑप्स इंडस्ट्री थी ना क्लाउड की, उसने पूरा रेवोल्यूशनाइज कर दिया इस चीज़ से कुबरनेटिस ने, कि भाई इतना ज़्यादा आपको कंट्रोल भी प्रोवाइड करता है एक चीज़ के ऊपर, और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। अब यूजुअली हम लोग क्या देखते हैं, हम जाते हैं वर्सल के अंदर, जाकर अपना जो है ना कोड डिप्लॉय करके आ जाते हैं। पीछे वर्सल क्या करता है, वर्सल के अपने क्लस्टर्स चल रहे हैं जो कि उसने AWS के ऊपर चलाए हुए हैं, और उसके ऊपर जाकर क्या करता है, आपका कोड लेगा, वहाँ पे डिप्लॉय कर देगा, आपको लिंक दे देगा, ये लो वर्सल का लिंक है। ऐसे ही होता है ना। रेंडर क्या कर रहे हैं, लास्ट क्लास हमने कौन सा देख रहे थे, वो कौन सा था, रेलवे था। रेलवे क्या करता है, क्या इन लोगों के पास इन हाउस डेटा सेंटर्स हैं? कोई डेटा सेंटर नहीं है। मोस्टली ये जितना नियॉन डेटाबेस है, नियॉन डेटाबेस AWS को यूज़ करता है, ठीक है। तो ये जितने भी हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये एक मैनेज सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपको कि ईजियर टू यूज़ हो जाए इनिशियली, ठीक है। अगर मैं कोई एक छोटी सी एप्लीकेशन बना रहा हूँ, MVP बना रहा हूँ, या किसी क्लाइंट का एक मिसाल है, कोई स्टेट एजेंसी का बंदा है, उसको एक वेबसाइट चाहिए सिर्फ दिखाने के लिए, तो क्या मैं ये कुबरनेटिस का क्लस्टर बनाकर डिप्लॉय करूँ? नहीं, मैं क्या करूँगा, एक सिंपल सी वेबसाइट बनाऊँगा, या तो मैं क्या नाम है वर्डप्रेस की वेबसाइट बना लूँगा, उसको कहीं पे होस्टिंगर जैसी जगहों पे डिप्लॉय कर दिया, या नहीं तो फिर मैं एक नेक्स्ट.js की वेबसाइट बनाऊँगा, वर्सल पे डाल दूँगा,
ठीक है, या रेलवे पे मैंने डिप्लॉय कर दिया। सिंपल सा काम छोटा सा करेंगे और उसके अंदर हमारा काम हो जाएगा मिनिमल टाइम के अंदर। बट जब हम बात करते हैं एट स्केल जहाँ पे मिलियंस की ट्रैफिक आती है, तो हमारे पास क्या होता है, कुबरनेटिस। हमें ये सारी की सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए एक रिसोर्स चाहिए जो कि हमारे पास आज के टाइम पे कुबरनेटिस के तौर पे आ गया। ठीक है, अब एक सवाल खड़ा होता है कि भाई सारे वर्कर भर गए, फिर तो वो कुबरनेटिस का टॉपिक नहीं है। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट अलग टूल यूज़ होते हैं जो कि कुबरनेटिस की मैनेजमेंट की, जो हमने बात कर रहे थे ना अभी, कि कुबरनेटिस का क्लस्टर कैसे बनेगा, क्या होगा, वॉल्यूम को क्लस्टर के अंदर रखना है या क्लस्टर के बाहर रखना है, ये सारी की सारी चीज़ें करने के लिए हम लोग डिफरेंट टूल यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। वो हमारे पास जो आजकल के टाइम पे जो बहुत ज़्यादा मशहूर है वो है टेराफॉर्म के नाम से टूल है, आप वो पढ़ सकते हो। सो बट ओवरऑल जो है वो यही था। अब हम थोड़ा सा चलते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। ठीक है, सो अच्छा जी,